नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वडाप्रधान मोदी आज लखनऊ दौरे पर, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण। योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति रहेगी। कर्नाटक में चित्रदुर्ग में आज आग का गोला बनी बस, हादसे में पूरी तरह जलकर खाक। 10 से ज्यादा यात्री जिंदा जले, वीडियो आया सामने। पालघर में फिर विवादों में काशीनाथ चौधरी, क्रिकेट प्रतियोगिता में स्टॉल विवाद ने लिया हिंसक रूप, युवक हुआ घायल। भाजपा से निलंबित के बाद काशीनाथ चौधरी पर गंभीर आरोप। 17 साल बाद तारिक रहमान की ढाका वापसी, बीएनपी नेता तारिक रहमान का भव्य स्वागत। तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश की राजनीति गर्म। अनंत अंबानी ने किए सोमनाथ महादेव के दर्शन, महापूजा कर देश की तरक्की और जन कल्याण की कामना। सोमनाथ ट्रस्ट को विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का दान किया। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ के बसंत कुंज क्षेत्र में बने भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। इसी ऐतिहासिक अवसर को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रमुख उपस्थिति रहेगी। अनुमान है कि इस आयोजन में 1.5 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे, जहां प्रधानमंत्री दोपहर करीबन 2 बजे हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। सबसे पहले वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद राष्ट्र नायकों को समर्पित अत्याधुनिक म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे। म्यूजियम में डिजिटल माध्यम से इन महान विभूतियों के जीवन, विचार और योगदान को दर्शाया गया है, जहां भारत माता, दीपक प्रतीक और सुदर्शन चक्र से जुड़ी गैलेरिया भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। लोकार्पण समारोह के लिए पूरे शहर को विशेष रूप से सजाया गया है। वहीं प्रमुख मार्गों, चौराहों और डिवाइडरों को रंगीन रोगान किया गया, जहां स्ट्रीट लाइट के पोल पर रंगीन झालरें लगाई गई। दीवारों पर आकर्षण चित्रकारी कराई गई है। आयोजन स्थल की भव्यता बढ़ाने के लिए कई राज्यों से विशेष फूल वाले पौधे भी मंगाए गए हैं। बात करें कर्नाटक की, जहां चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां नेशनल हाईवे पर लॉरी ने प्राइवेट बस में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जहां हादसे में बस में सवार 10 से ज्यादा यात्री जिंदा जल गए, जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। घायलों को हिरियूर और चित्रदुर्ग के अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राइवेट बस बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी। बताया जा रहा है कि हिरियूर से बेंगलुरु जा रही लॉरी के ड्राइवर ने लापरवाही से डिवाइडर पार किया। इसी दौरान बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही स्लीपर बस से टक्कर हो गई। इसके बाद आग इतनी तेजी से फैल गई कि कई यात्री बस के अंदर फंस गए। यह बस सीबड नाम की एक प्राइवेट सर्विस की थी, जहां घटना के समय बस में कुल 32 यात्री सवार थे। यह लापरवाही का मामला बताया जा रहा है। वहीं टक्कर के तुरंत बाद बस में तेज आग भड़क उठी, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जलकर मौत हो गई है। करीबन 22 लोग इसमें घायल हुए हैं। वीडियो सामने आ रहा है। हादसे में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पालघर जिले में साधु हत्याकांड के बाद चर्चा में आए काशीनाथ गोविंद चौधरी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। टानू तालुका के मुरगांव सावरपाड़ा में क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान स्टॉल लगाने को लेकर हुए एक विवाद में चौधरी समेत 4 लोगों पर युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित अजय सावर की शिकायत पर कासा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। वही आरोप है कि लाठी और हाथों से की गई इस मारपीट में अजय सावर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए कासा उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि काशीनाथ चौधरी हाल ही में भाजपा में शामिल होते के अगले ही दिन पार्टी द्वारा निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
बात करें रिलायंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने गुजरात स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर विधिवत रीत से दर्शन पूजन किया। उन्होंने देवाधिदेव महादेव के चरणों में शीश नवाकर महापूजा की और देश की तरक्की व जन कल्याण के लिए आशीर्वाद भी मांगा। इसी दौरान उन्होंने सूर्य नारायण और कदर्पी विनायक विघ्नहर्ता गणेश जी के भी दर्शन किए। आनंद अंबानी ने सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र के विकास और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए सोमनाथ ट्रस्ट को 5 करोड़ रुपए का दान भी किया है। ट्रस्ट द्वारा प्राप्त इस सहयोग से मंदिर परिसर और पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। बात करें बीएमसी चुनाव 2026 के लिए शिवसेना और एमएनएस के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, उद्धव और राज ठाकरे का अब एक साथ आना निजी स्वार्थों से प्रेरित है। राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना छोड़ दी और एमएनएस का गठन किया। इससे बाला साहेब को ठेस पहुंची क्योंकि वे दोनों दलों को एकजुट देखना चाहते थे। उद्धव और राज ठाकरे का अब एक साथ आना निजी स्वार्थों से प्रेरित है और महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये दोनों भाई थे और ये दोनों ने एक साथ आना चाहिए, ये भूमिका बाला साहब ठाकरे जी की थी। एक तो बाला साहब ठाकरे जी को धक्का देकर राज ठाकरे जी शिवसेना से बाहर आए थे और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। तो बाला साहब ठाकरे जी को बहुत बड़ा दुख हुआ था और उसके बाद अनेक बार बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा थी कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ने एक साथ आना चाहिए। तब ना उद्धव ने माना था ना राज ने माना था, दोनों भी एक साथ नहीं आए। बाला साहब चले गए और अभी राजनीति के लिए दोनों भाई एक साथ आए हैं। हमारी उनको हार्दिक बधाई है। राजनीति में कौन किसके साथ जाएगा वो हर एक को अधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस तरह उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ अभी तो अधिकृत तो आए हैं, लेकिन जो हमारे म्यूनसिपालिटी के चुनाव हुए, म्यूनसिपालिटी के चुनाव में हमारी महायुति जो है बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई, हम सब लोग इसके साथ हम एक दूसरे के खिलाफ हम लड़े। कहाँ हम एक साथ थे, कहाँ नहीं थे। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा सीटें हमारे महायुति को मिली है और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का नाम भी मतलब उस चुनाव में नहीं था। अभी मुंबई को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आए हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई में 40% मराठी वोटर्स है, 60% नॉन मराठी वोटर्स है और मराठी वोटर सभी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के अलायंस को वोटिंग करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे महायुति को भी 50% मराठी वोट मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है और बाकी का वोट उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों एक साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों एक साथ स्वार्थ के लिए आए हैं, लेकिन इस वक्त मुंबई का मेयर हमारा महायुति का होगा और हम महायुति के माध्यम से बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई हम एक साथ लड़ रहे हैं और मुंबई का महापौर महायुति का होगा, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता साइना एनसी ने कहा कि वे स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। उन्होंने आगे भी यही कहा कि इतिहास रचा जाएगा क्योंकि महायुति की विजय ऐसी होगी कि इस महाविनाश अघाड़ी का कुछ भी नहीं बचेगा। स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने मराठी लोगों के लिए क्या किया है? हमारे नेता एकनाथ शिंदे ने मराठी लोगों को 17,000 घर दिए और कई योजनाएं प्रदान की। हम प्रगति की दिशा में काम करते रहेंगे। युति की विजय होगी, ये महाविनाश अघाड़ी का कुछ बचेगा ही नहीं। एक ढंग से आप देखें तो स्वार्थ के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अलायंस जोड़ सकते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं मराठी मानुस के लिए।
मैं पूछना चाहती हूँ, आपने मराठी माणूस, मराठी अस्मिता के लिए किया क्या? हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने मराठी माणूस को 17,000 घर दिया रमाबाई नगर में। देखा है कि बीडीडी चौल में स्थानिक लोग वापस आए। इतने सारे योजनाएं हैं और हम सिर्फ प्रगति की दिशा में काम करते रहेंगे। एक तरफ आप सेल्फिशली काम कर सकते हैं या फिर सेल्फलेसली, और हम सेल्फलेसली काम करते रहेंगे। यूपी तो हुई, लेकिन उन लोगों ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, लेकिन हवाला ये दिया कि बाजार में जो है उनके लोगों को चुराने वाला गैंग घूम रहा है। बच्चे को संभाले तब बड़ी बात करें कि कौन चुरा रहा है कौन नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, काम करते रहो। डेवलपमेंट के एजेंडा पे इतने सारे योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, 300 एकर्स का जो ग्रीन लंग है महालक्ष्मी रेस कोर्स। आप ऐसे एजेंडा पे नहीं बात करेंगे, सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे तो आप घर बैठे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप अबे हमेशा के लिए घर बैठे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बीएनपी नेता तारिक रहमान के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई। वहीं 17 साल बाद लंदन में निर्वासित समाप्त कर रहमान 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उनकी वापसी को लेकर ढाका के पूर्वांचल इलाके में भव्य इंतजाम किए गए, जहां हजारों समर्थक स्वागत के लिए जुटे रहे। तारिक रहमान की वापसी से देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं माना जा रहा है कि राजनीति की दिशा बदल सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार की भाजपा सरकार और राज्य भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के जन्म से ठीक 24 घंटे पहले राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पैसा कानून को कैबिनेट की मंजूरी दी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे केवल कानून नहीं बल्कि आदिवासी समाज की जीवन शैली, संस्कृति और लोकतांत्रिक आत्मा बताया। केंद्रीय महासचिव ने कहा, पैसा केवल कानून नहीं है, यह धरती की वंदना है, जल की वंदना है और मातृशक्ति की वंदना है। मानव इतिहास की पहली लोकतांत्रिक नींव आदिवासी समाज ने रखी थी, जहां समुदाय, प्रकृति और सहभागिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया। जब भाजपा संख्या बल के आधार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर रही है, पैसा कानून उसका सबसे मजबूत जवाब है। बिल्डिंग के वातानुकूलित कमरों में बैठकर बाबू लोग बनाते हैं, उससे तय नहीं होंगे। हमारी प्राथमिकताएं हम तय करेंगे, गांव तय करेगा, और गांव जो तय करेगा राज्य उस पर चलेगा। मैं पुनः 2025 के इस बेहद खूबसूरत उपहार को राज्य को समर्पण करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को संपूर्ण राज्यवासी और हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करते हुए एक अधिनायकवादी व्यवस्था को थोपा जा रहा है संख्या के बल पर, उसको खारिज करने का एक बेहतरीन उदाहरण है पेशा कानून। अभी आप लोग अरावली को लेकर सुन रहे हैं। हसदेवा का जंगल जिस प्रकार से अदानी को दे दिया गया, ये उन प्रयासों पर एक रोक है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और अधिकारियों से पूछा कि जब राजधानी में हवा की स्थिति इमरजेंसी जैसी बनी हुई है तो एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर टैक्स कम ही कर दे। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गटेला की डिवीजन बेंच ने कहा कि हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां महोबा में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों ने बीते 18 दिसंबर को बांग्लादेश में हुई दीपू चंद्र दास नामक हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला और शहर के आल्हा चौक में बांग्लादेश का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सहित मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाई और दीपू चंद्र दास नामक युवक की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च के दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए रोष जताया। वहीं शहर के आल्हा चौक पहुंचकर बांग्लादेश प्रतीकात्मक पुतला दहन कर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। इसी दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस विरोध प्रदर्शन में माध्यम से लोगों ने पीड़ित के प्रति संवेदना व्यक्त की और धार्मिक हिंसा के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। शाहजहांपुर से दर्दनाक खबर सामने आई, जहां रोजा स्टेशन के पास एक भीषण रेल हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। एक ही बाइक सवार होकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे लोगों को तेज रफ्तार गरीब नवाज एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि किसी को संभालने का मौका तक नहीं मिला। यह दर्दनाक हादसा थाना रोसखेड़ में रोजा रेलवे स्टेशन के पास उस समय हुआ जब पैदल आने जाने वाले रेलवे रास्ते से एक बाइक पटरी पार कर रही थी। इसी दौरान लखनऊ की ओर से आ रही थी इस ट्रेन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक पर सवार 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। जनपद के थाना कुड़ क्षेत्र के गांव डिंडोली में हुए भाजपा नेता की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि धर्म सिंह कोरी ने पूर्व में एक महिला की शादी कराई थी। शादी के बाद महिला गलत संगत में पड़ गई और आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे देह व्यापार में भी धकेल दिया। जब इसकी जानकारी महिला के ससुराल वालों को हुई तो उन्होंने धर्म सिंह कोरी से शिकायत की। इसके बाद उन्होंने महिला को ससुराल से बाहर भेज दिया। गांव में उसका आना जाना भी बंद करवा दिया। पुलिस के मुताबिक इसी बात से आरोपी धर्म सिंह नाराज थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया, हत्या के बाद महिला की गांव में दोबारा एंट्री हो जाती और देह व्यापार का धंधा बेरोक टोक चलाता। आरोपी महिला से देह व्यापार करवाने के बदले कमीशन लेते थे। बुलंदशहर में स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 2 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बच्चों को छोड़कर लौट रही स्कूल वैन स्कॉर्पियो की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुई है। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी उनका इलाज जारी है। वहीं मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, इसी वजह से 2 लोग घायल हो गए। हादसे में घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बात करें बागपत जनपद के खेकड़ा कस्बे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और इसके बाद खुद कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। घटना का कारण पति पत्नी के बीच लंबे समय से चला आ रहा संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। मृतका की पहचान 50 वर्षीय संगीता के रूप में हुई है। हत्यारोपी पति रमन पाल गाजियाबाद जनपद के जलालाबाद गांव का रहने वाला है। रमन पाल ने करीब 2 साल पहले खेकड़ा
कस्बे में एक मकान खरीदा था जिसकी रजिस्ट्री उसने अपनी पत्नी संगीता के नाम कराई थी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक और संपत्ति संबंधी विवाद के चलते पति पत्नी के रिश्तों में काफी समय से तनाव चल रहा। इसी कारण रमनपाल ने पत्नी संगीता खेकड़ा स्थित उसी मकान में अपने ममेरे भाई राजीव के साथ रह रही थी। बुधवार सुबह करीब 8 बजे रमनपाल जलालाबाद से खेकड़ा पहुंचा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इसी दौरान पति पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक बन गया। आरोप है कि रमनपाल ने अपनी पत्नी संगीता की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद रमनपाल सीधे खेकड़ा कोतवाली पहुंचा। पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी के इस खुलासे के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। 24 दिसंबर 2025 को सुबह थाना खेकड़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के उसके पति द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है, जिस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तो वहां पर एक महिला को मृतावस्था पाया। पुलिस बल द्वारा महिला का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर उसके पति को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बात करें मध्य प्रदेश के देवास जिले के सतवास नगर में नाली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ा हंगामा मच गया। वार्ड नंबर 5 में संतोष व्यास उनकी पत्नी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिसके मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के बाद दंपति को प्राथमिक उपचार देकर इंदौर के अस्पताल रेफर किया गया। इस घटना के बाद उग्र भीड़ ने नगर परिषद की जेसीबी मशीन पर पथराव दिया। वहीं नगर परिषद व पुलिस टीम को मौके से भागना पड़ा। सक्ती थाना पुलिस ने स्थिति संभाली, जबकि एसडीओपी कनौद आदित्य तिवारी ने पहुंचकर लोगों को शांत किया। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल है, भीड़ उग्र हो गई है। जेसीबी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं टीम को जान का खतरा होने पर भागना पड़ा। सूचना मिलते ही सक्ती थाना प्रभारी की टीम पहुंची और एसडीओपी तिवारी ने भीड़ को समझाया। खबरों का दौर जारी रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।